हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ठीक है दोस्तों। तो जैसे कि हमारे एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा अगर विज्ञान से क्वेश्चन आते हैं तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी से आते हैं। ठीक है दोस्तों। तो हमें इसमें सभी चीज़ों का ज्ञान हो जाता है। जैसे विज्ञान ने तकनीक ने कहाँ तक प्रोग्रेस करी है और इससे हमें क्या क्या लाभ होते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान। ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 में हुआ। अब यह क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ? 1962 में प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई ने किया। ये आज़ादी के बाद हुआ दोस्तों। ठीक है ना। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक की अध्यक्षता में किया गया है, जिसमें परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कार्य करना प्रारंभ किया। अब ये देखो कब हुआ? 1962 में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 में। ठीक है। और किसने किया? डॉक्टर विक्रम साराभाई ने किया। ठीक है ना। और इन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक भी कहा जाता है, और जिसने परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कार्य करना प्रारंभ किया था। ठीक है ना दोस्तों। फिर उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का पूर्ण गठन करके 15 अगस्त 1969 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का गठन पूछा जाएगा आपसे। 15 अगस्त 1969 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना करी थी। ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का पूर्ण गठन करके 15 अगस्त को क्या किया गया? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन बनाया गया, इसरो बनाया गया। ठीक है ना दोस्तों। अब फिर इसके बाद भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का 1972 में गठन किया गया। किसका गठन किया गया? अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का। ठीक है ना, किया गया। तथा इसरो को अंतरिक्ष विभाग के नियंत्रण में रखा गया। अंतरिक्ष विभाग के नियंत्रण में इसरो को रखा गया, अंतरिक्ष आयोग में नहीं। ठीक है ना। फिर वस्तुतः भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत नवंबर 1963 में हुई। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? नवंबर 1963 में। ठीक है ना। और ये देखो इसरो का गठन कब पूछा जाएगा, तो इसरो का गठन 1969 में। और फिर भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 में। फिर क्या? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? नवंबर 1963 में। तिरुवनंतपुरम स्थित सेंट मैरी मैगडेलेन चर्च के एक कमरे में हुई थी। कहाँ हुई थी? सेंट मैरी मैगडेलेन चर्च के एक कमरे में हुई थी। ठीक है ना। 21 नवंबर 1963 को देश का पहला साउंडिंग रॉकेट 1963 में साउंडिंग रॉकेट नाइक एपॉस अमेरिका निर्मित को थुम्बा भूमध्यरेखीय रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र टेरलस से प्रक्षेपित किया गया। ठीक है ना। कहाँ का निर्मित था? अमेरिका निर्मित नाइक एपॉस थुम्बा भूमध्यरेखीय रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। ठीक है ना। फिर देखो अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं क्या क्या थी। दिनांक 4/10/1957 को स्पुतनिक 1 पूर्व सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में प्रमोचित सबसे पहला उपग्रह स्पुतनिक 1 1957 में किसने भेजा? पूर्व सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में प्रमोचित सबसे पहला उपग्रह। फिर आया 1957 में 3/11/1957 में। ठीक है ना। इसके लगभग एक महीने बाद ही क्या भेजा? स्पुतनिक 2 और अंतरिक्ष में जीवित कुत्ते लाइका को ले जाने वाला पहला उपग्रह था। ठीक है ना। अंतरिक्ष में इसको भेजा किसने? लाइका कौन था? कुत्ता। कहाँ का था? सोवियत संघ का। ठीक है ना। और कब? तो 1957 में। देखो दोस्तों आज से करीबन ये आपका हो गया 40, ये 10 50 और 10 60
सब 60 साल के अप्रोक्स में। इसके पहले ही इन्होंने लाइका जीवित कुत्तों को उपग्रह में भेजा है, मतलब दुनिया से बाहर भेजा, ठीक है, अब पृथ्वी की सतह से बाहर। फिर आया 18/12/1958 स्कोर, अंतरिक्ष में स्थापित पहला संचार उपग्रह। स्कोर किसने भेजा? स्कोर भेजा 1958 में। फिर 4/10/1959 को लूना 3, पहला अंतरिक्ष यान जिसने चंद्रमा के उस पृष्ठ के चित्र भेजे जो पृथ्वी से दिखाई नहीं पड़ते, लूना 3 ने, ठीक है ना। फिर आया वोस्टॉक, मानव द्वारा पहली अंतरिक्ष यात्रा। पूर्व सोवियत संघ के यूरी गागरिन ने पृथ्वी का एक परिक्रमण 12 अप्रैल 1961 में किया। 1961 में, बस 3 साल में ही इन्होंने मानव को वहाँ भेज दिया, ठीक है ना। फिर वोस्टॉक 6, पूर्व सोवियत संघ की वैलेंटाइना टेरेस्कोवा प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। वैलेंटाइना टेरेस्कोवा प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। फिर आया 6/4/1965 इंटेलसैट, व्यावसायिक उपयोग के लिए पहला संचार उपग्रह भेजा इंटेलसैट। कब? 1965 में, अभी नहीं दोस्तों, 1965 में भेजा गया ये इंटेलसैट। पूछा जाता है इंटेलसैट किस चीज़ के लिए है, तो व्यावसायिक उपयोग के लिए पहला संचार उपग्रह। फिर आया 1965 में वेनेरा 3, पहला अंतरिक्ष यान जो किसी अन्य ग्रह अर्थात शुक्र ग्रह पर उतरा। अंतरिक्ष जो किसी अन्य ग्रह अर्थात शुक्र ग्रह पर उतरा, वेनेरा 3। वेनेरा 3 ऐसा है जो शुक्र ग्रह पर उतरा, ठीक है ना। लूना 9, चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान, लूना 9। सोयूज 4, सबसे पहला प्रयोगात्मक अंतरिक्ष केंद्र, सोयूज 4। फिर अपोलो 11, नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला मानव बना। इसके बाद एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा की धरती पर उतरा। एडविन एल्ड्रिन, ये पूछा जाता है कि दोस्तों दूसरा कौन था। पहला तो सब जानते हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग, दूसरा है एडविन एल्ड्रिन। कई बार ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो मतलब एक कहावत भी होती है कि पहला जो भी रहता है उसको सब जानते, मगर दूसरा कौन जानता है, दूसरा को कोई नहीं जानता है, ठीक है ना। तो दूसरे को कौन जानता है, सबसे पहले अपने आप को जानना चाहिए। एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा की धरती पर उतरा, ठीक है ना। मार्स 2, मंगल ग्रह पर पहली बार अंतरिक्ष यान का उतारना। कब? 1971 में, ठीक है ना। 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग गया, ठीक है ना, अपोलो 11 से, और एडविन एल्ड्रिन ने, ठीक है। 1971 मार्च 2 मंगल ग्रह पर पहली बार, ठीक है दोस्तों। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अंतरिक्ष केंद्र और इकाइयाँ। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम VSSC, यह केंद्र रॉकेट अनुसंधान तथा प्रक्षेपण यान विकास परियोजनाओं को बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने में अग्रणी भूमिका निभाती है। अभी तक के सभी प्रक्षेपण यानों तथा SLV 3SLV और PSLV एवं GSLV को इसी केंद्र में विकसित किया गया है, ठीक है ना। कहाँ विकसित किया गया है, पूछा जा सकता है। SLV 3, SLV और PSLV और GSLV को किस केंद्र में विकसित किया गया है, तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम, ठीक है ना। इसरो उपग्रह केंद्र बेंगलुरु, इसरो उपग्रह केंद्र बेंगलुरु, ठीक है ना। इस केंद्र में उपग्रह परियोजनाओं के डिज़ाइन, निर्माण, परीक्षण और प्रबंध कार्य संपन्न किए जाते हैं। अब डिज़ाइन, निर्माण, परीक्षण कहाँ किए जाते हैं, इसरो उपग्रह केंद्र बेंगलुरु में, ठीक है। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद, SSC। इस केंद्र के प्रमुख कार्यों में दूरसंचार व टेलीविज़न में उपग्रह का प्रयोग, प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण और प्रबंधन के लिए दूर संवेदन, मौसम विज्ञान, भूमापन, पर्यावरण पर्यवेक्षण आदि शामिल है। अच्छा, ये अहमदाबाद में है, अहमदाबाद, गुजरात, अहमदाबाद, ठीक है। सार केंद्र है श्रीहरिकोटा,
यह इसरो का प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र है जो आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर स्थित है। इस केंद्र में भारतीय प्रक्षेपण यान के ठोस ईंधन रॉकेट के विभिन्न चरणों को पृथ्वी पर परीक्षण तथा प्रणोदक का प्रसंस्करण भी किया जाता है। द्रव प्रणोदक प्रणाली केंद्र LPSC तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु और महेंद्रगिरी तमिलनाडु में इस केंद्र की शाखा है। यह केंद्र इसरो के उपग्रह प्रक्षेपण यानों तथा उपग्रहों के लिए द्रव ईंधन के चलने वाले चालक नियंत्रण प्रणालियों और इंजनों के डिज़ाइन, विकास और आपूर्ति के लिए देखो पूछा जाता है। इसमें से पता है किस तरह से पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये पहले पढ़ लेते, उसके बाद दोबारा से इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो तिरुवनंतपुरम द्रव प्रणोदक प्रणाली केंद्र है तिरुवनंतपुरम में, बेंगलुरु और महेंद्रगिरी तमिलनाडु में इस केंद्र की शाखाएं हैं, ठीक है ना। यह केंद्र इसरो के उपग्रह प्रक्षेपण यानों और उपग्रहों के लिए द्रव ईंधन के चलाने वाली चालक नियंत्रण प्रणालियों और इंजनों के डिज़ाइन, विकास और आपूर्ति के लिए कार्यरत है। महेंद्रगिरी में द्रव ईंधन से चलने वाले रॉकेट इंजनों का परीक्षण सुविधा उपलब्ध है। फिर पढ़ते हैं इसरो टेलीमेट्री निगरानी एवं नियंत्रक नेटवर्क ISTRAC। इस नेटवर्क का मुख्यालय तथा उपग्रह नियंत्रण केंद्र बेंगलुरु में स्थित है। श्रीहरिकोटा, तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, लखनऊ, पोर्ट ब्लेयर और मॉरिशस में इसके भू केंद्र है। इसका प्रमुख कार्य इसरो के प्रक्षेपण यानों एवं उपग्रह मिशनों तथा अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों को टेलीमेट्री निगरानी और नियंत्रण सुविधाएं प्रदान करना है। मुख्य नियंत्रण सुविधा हासन MCF इनसैट उपग्रह के प्रक्षेपण के बाद की सभी गतिविधियों तथा उपग्रह को कक्षा में स्थापित करना, केंद्र के में से उपग्रह का नियमित संपर्क स्थापित करना तथा कक्षा में उपग्रह की सभी क्रियाओं पर निगरानी और नियंत्रण का दायित्व कर्नाटक के हासन स्थित मुख्य नियंत्रण सुविधा के पास है। इसरो का दूसरा मुख्य नियंत्रण सुविधा केंद्र मध्य प्रदेश के भोपाल में 11 अप्रैल 2005 को स्थापित किया गया, ठीक है ना। इसरो जड़त्व प्रणाली इकाई तिरुवनंतपुरम में है। इसरो की इस इकाई का प्रमुख कार्य प्रक्षेपण यानों और उपग्रहों के लिए जड़त्व प्रणाली का विकास करना, ठीक है ना। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में है। अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत कार्यरत यह संस्थान अंतरिक्ष और संबंध विज्ञान के अनुसंधान और विकास कार्य करने वाले प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र है। राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी हैदराबाद में है। NRSA अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत कार्यरत यह एक ऐसी एजेंसी है उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करके पृथ्वी के संसाधनों की पहचान, वर्गीकरण और निगरानी करने की जिम्मेदारी निभाती है। इसका प्रमुख केंद्र बालानगर में है। इसके अतिरिक्त देहरादून स्थित भारतीय दूर संवेदी संस्थान भी राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी की ही एक अंग है, ठीक है ना दोस्तों। तो राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी कहाँ कहाँ है? बालानगर में है और देहरादून में है, ठीक है। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद, इसमें क्या होता है? अनुसंधान और विकास के राष्ट्रीय केंद्र होते हैं। जड़त्व प्रणाली का है, जड़त्व प्रणाली तिरुवनंतपुरम में है। इसकी अभी शोध चल रही है। मुख्य नियंत्रण सुविधा हासनपुर में है, मतलब हासन में है, ठीक है ना। इस तरह टेलीमेट्री निगरानी और नियंत्रक नेटवर्क कहाँ है? श्रीहरिकोटा, तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, लखनऊ, पोर्ट ब्लेयर, मॉरिशस में इसके भू केंद्र है, ठीक है ना। और इस तरह द्रव प्रणोदक प्रणाली केंद्र कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम में, बेंगलुरु में, महेंद्रगिरी तमिलनाडु में है। इन तीनों जगह पे है। ये रॉकेट के इंजन को बनाते हैं द्रव से चलने के लिए। सार केंद्र श्रीहरिकोटा पे है। ये ठोस ईंधन रॉकेट के विभिन्न चरणों के प्रणोदक प्रसंस्करण करता है, ठीक है ना। अंतरिक्ष उपकेंद्र केंद्र अहमदाबाद है। ये दूर संवेदन, मौसम विज्ञान अहमदाबाद में और भू मापन, पर्यावरण सर्वेक्षण आदि वाले के उपग्रह वगैरह लगाता है, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम आगे उपग्रह के बारे में और पढ़ेंगे कल की क्लास में, ठीक है। तो दोस्तों बाय, खुदा हाफिज़, पढ़ते रहें,
बढ़ते रहें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और भी ऐसे नए वीडियोस के लिए। थैंक यू।